नमस्कार सभी को। आज अपन डिस्कस करेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर का हाफ पार्ट अपन कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज रिमेनिंग पार्ट और साथ में इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर भी इस वीडियो में कवर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। अपना टॉपिक है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड अपन ने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल से पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी और इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर फाइन वेराइटी का रॉ मटेरियल यूज़ होता था। ये इंडस्ट्री सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल, मेटल, प्रीशियस स्टोन से रिलेटेड थी और इंडिया को इसमें वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन मिली हुई थी। इंडिया फेमस था फॉरेन ट्रेड के लिए। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश रूल आया यहाँ पे तो उन्होंने इंडिया के फॉरेन ट्रेड के स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया। चलो टॉपिक के अनुसार समझते हैं इसमें। यानी कि इंडिया जो नेशन है वो ओल्ड टाइम से ही, एंशियंट टाइम से ही फेमस है फॉरेन ट्रेड के लिए। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी अप्लाई की, कमोडिटी प्रोडक्शन की, ट्रेड और टेरिफ की, परस्यू का मतलब फॉलो करना, जैसे उन्होंने पॉलिसी फॉलो की तो इंडिया का फॉरेन ट्रेड एडवर्सली इफेक्टेड हुआ, बुरी तरह प्रभावित हुआ। इंडिया के फॉरेन ट्रेड का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और वॉल्यूम ही चेंज हो गया और इसके बाद में इंडिया एक्सपोर्टर बन गया। जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट। साथ में इंडिया इंपोर्टर बन गया फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स का, कॉटन, सिल्क, वूलन क्लॉथ एंड कैपिटल गुड्स, लाइट मशीनरी, इन सब का। ये सब प्रोडक्ट ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में बनते थे। और प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए अगर अपन देखें तो ब्रिटेन जो था वो इंडिया के ऊपर मोनोपोली बनाए हुए था इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इंडिया जो था, इंडिया का जो हाफ ट्रेड था फॉरेन ट्रेड, वो रिस्ट्रिक्टेड, केवल सीमित था ब्रिटेन के साथ। और जो रिमेनिंग ट्रेड है वो चाइना, सीलोन, पर्सिया, इनके साथ होता था। जब स्विज कैनाल ओपन हो गई तो ब्रिटिश कंट्रोल और भी ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो गया, मतलब और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। स्विज कैनाल के बारे में अपन बॉक्स नंबर 1.3 में डिस्कस करेंगे। आगे का अपना पैराग्राफ है कि इंडिया के फॉरेन ट्रेड का ये भी एक इम्पोर्टेंट फीचर है कि जो भी यहाँ पे इंडिया से फॉरेन ट्रेड हुआ तो कॉलोनियल पीरियड के दौरान इंडिया को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट हुआ। यानी कि इंडिया जो प्रोडक्ट इंपोर्ट करवाता था उसकी वैल्यू कम थी, एक्सपोर्ट के जो प्रोडक्ट थे उसकी वैल्यू ज़्यादा थी। इस कारण से इंडिया को एक्सपोर्ट सरप्लस क्रिएट हुआ और इस एक्सपोर्ट सरप्लस की इंडिया को बहुत बड़ी कॉस्ट लगी, मतलब इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यहाँ पे जो इसेंशियल कमोडिटी थी, ग्रेन, क्लॉथ, केरोसिन, ये सब यहाँ पे लिमिटेड हो गए, स्केर्सली मतलब दुर्लभ, बहुत ही कम बच गए थे, अवेलेबल थे इंडिया के मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में। और जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ उससे इंडिया के अंदर ना गोल्ड और सिल्वर का फ्लो हुआ। यानी कि ब्रिटिशर्स ने इस एक्सपोर्ट सरप्लस का मिसयूज़ किया। उन्होंने इस एक्सपोर्ट सरप्लस के माध्यम से ब्रिटेन के अंदर जो भी ऑफिस सेटअप किए उसका पेमेंट कर दिया, साथ में जो वार एक्सपेंसेस थे वो भी एक्सपोर्ट सरप्लस से ही कवर किए। इसके अलावा जो भी इनविजिबल आइटम्स, मतलब जो भी सर्विसेज इंपोर्ट करवाई ब्रिटिशर्स ने अदर नेशन से, उसका पेमेंट भी एक्सपोर्ट सरप्लस से ही किया गया। तो इस प्रकार से इंडिया का फॉरेन ट्रेड था। आगे अपना टॉपिक है डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक का मतलब होता है डिटेल रिलेटेड टू पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या से संबंधित। तो आप इसमें देखो कि सबसे पहले इंडिया के अंदर जो फर्स्ट सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, वो 1881 में हुई थी। इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी, यानी कि जो सेंसस हुई उसके अंदर अनइवननेस थी, मतलब इसमें डिफ़िकल्टीज थी, डिसिमिलरिटीज़ थी पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, मतलब ये करेक्ट डेटा नहीं था। 1881 के बाद अब तक इंडिया में ये हर 10 साल पर सेंसस की जाती है। 1921 से पहले का जो पीरियड था उसको फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहा जाता है और 1921 के बाद का जो पीरियड है इसको सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन माना जाता है।
यानी कि जनसंख्या में जो भी चेंजेज हुए, हेल्थ, एजुकेशन, लिटरेसी, पॉवर्टी, ग्रोथ, तो 1921 से पहले के समय को फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और 1921 के बाद को सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहा जाता है। इस दौरान 1921 से पहले ना तो पॉपुलेशन ज़्यादा थी इंडिया की और ना ही ग्रोथ रेट ज़्यादा थी। फिर है नेक्स्ट पैराग्राफ, इंडिया के कुछ सोशल डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स थे वो भी एनकरेजिंग नहीं थे, मतलब एक उत्साहित करने वाला डेटा नहीं था इंडिया का। जैसे लिटरेसी लेवल की बात करें तो ओनली 16% थी, जिसमें फीमेल लिटरेसी तो निगलिजिबल, न के बराबर थी, मतलब 7% ही थी। और जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी थी वो या तो अवेलेबल नहीं थी, लार्ज चंक्स का मतलब होता है लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बड़े हिस्से के लिए अवेलेबल नहीं थी, और यदि अवेलेबल थी तो हाईली इनएडिकेट थी, मतलब अपर्याप्त थी। साथ में वाटर बोर्न और एयरबोर्न डिजीज भी बहुत ज़्यादा थी, रामपंथ का मतलब अनकंट्रोलेबल थी। इन डिजीज के कारण इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, इंडिया के बहुत से लोगों की डेथ हो गई, टोल ऑन लाइफ, लाइफ का नुकसान हुआ। साथ में इसमें कोई वंडर की भी बात नहीं है, आश्चर्य की बात भी नहीं है कि ओवरऑल जो मोर्टेलिटी रेट थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, मतलब मृत्यु दर। पर्टिकुलरली अगर अपन बात करें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो 1 ईयर से कम टाइम के जो चिल्ड्रन होते हैं पर थाउजेंड, वो डेथ रेट बहुत ज़्यादा अलार्मिंग थी, चेताने वाली थी, डेंजरियस थी। यानी कि पर 1218 चिल्ड्रन की डेथ हो रही थी। प्रेजेंट की अगर बात करें तो इंडिया में मोर्टेलिटी रेट है 40/1000 और लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस टाइम में 44 ईयर्स थी। प्रेजेंट की बात करें तो ये 68 ईयर्स है। तो कहने का मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत कम थी उस टाइम में, प्रेजेंट में ये 68 ईयर्स है। साथ में अगर बात करें पॉवर्टी की तो कोई रिलायबल डेटा प्रेजेंट नहीं है, रिलायबल डेटा की अब्सेंस नहीं है, मतलब कमी है रिलायबल डेटा की, यानी कि डेटा अवेलेबल नहीं है पॉवर्टी के बारे में बताने वाला। लेकिन इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि इंडिया के अंदर एक्सटेंसिव पॉवर्टी प्रिवेल थी, प्रिवेल का ना प्रचलित या एग्जिस्ट, एक्सटेंसिव का बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी इंडिया के अंदर कॉलोनियल पीरियड के दौरान। और एक तरह से अपन कह सकते हैं कि ब्रिटिश पीरियड का वर्सनिंग कंट्रीब्यूशन था इंडिया की पॉपुलेशन के लिए। आगे अपन डिस्कस करते हैं। इसमें आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आप देखोगे कि इंडिया को अरेबियन सी से होते हुए ये रेड सी, फिर इधर ये स्विज कैनाल बनाई गई थी। ये स्विज कैनाल जो कॉन्टिनेंट अफ्रीका है उसका नेशन है एक इजिप्ट, जिसको मिस्र कहा जाता है, उसका एक एरिया है, ये स्विज नाम का एक शहर है, एरिया है यहाँ पे, मतलब सरफेस एरिया है यहाँ पे, ये लैंड एरिया है, एक नैरो बेल्ट एरिया था। तो इस एरिया को काट कर, इसको इस्थमस भी बोलते हैं, इस एरिया को काट कर इस रेड सी को मेडिटेरियन सी के साथ जोड़ दिया गया। उसके बाद जो ब्रिटेन था वो इंडिया के साथ डायरेक्टली इसी वे से ट्रेड करता था। पहले ब्रिटेन को यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के टर्न लगाकर जाना पड़ता था, अब ये बिल्कुल शॉर्टकट वे हो गया था। इससे इंडिया, अमेरिका, इसके अलावा ओसेनिया, मतलब पैसिफिक ओशियन के जो भी नेशन है उन सब से भी इंडिया ट्रेड करता था इसी वे के माध्यम से। तो चलो इसको अपन डिटेल में समझते हैं बॉक्स 1.3 को। तो इसमें बता रखा है कि ट्रेड थ्रू द स्विज कैनाल, यानी कि स्विज कैनाल एक आर्टिफिशियल वाटरवे था जो नॉर्थ टू साउथ, जो इस्थमस, मतलब एक इस्थमस का मतलब है एक नैरो बेल्ट ऑफ लैंड विच कनेक्ट टू लार्ज लैंड एरिया, यानी कि जो इजिप्ट का जो स्विज सिटी है वहाँ पे जो लैंड एरिया था, एक पट्टीनुमा क्षेत्र था जो उसने डिसेक्ट कर रखा था रेड सी को और मेडिटेरियन सी को। अब इस स्विज एरिया के अंदर कैनाल बना दी गई, फिर मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ जोड़ दिया गया इस स्विज कैनाल के माध्यम से। तो ये जो स्विज कैनाल थी वो कनेक्ट करती थी पोर्ट सईद जो मेडिटेरियन सी के ऊपर है, यानी कि इजिप्ट जो नेशन है
उसके नॉर्थ में मेडिटेरियन सी है, वहाँ पे एक पोर्ट है जिसका नाम है पोर्ट सईद, ये एक शहर भी है। तो इस पोर्ट सईद को ये स्वेज कैनाल कनेक्ट करती है किसके साथ, गल्फ ऑफ स्वेज। और गल्फ ऑफ स्वेज क्या है, ये रेड सी का ही एक पार्ट है, रेड सी की ही ब्रांच है या आर्म है ये। तो इस प्रकार से ये जो कैनाल है वो डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करती थी यूरोपियन और अमेरिकन पोर्ट्स को, साउथ एशिया, ईस्ट अफ्रीका, ओसेनिया, मतलब पैसिफिक ओशियन के जो भी नेशन है उन सब से इंडिया को जोड़ती थी अफ्रीका के चारों तरफ। तो ये एक इकोनॉमिकल कैनाल थी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। ये ओपन हुई थी 1869 में। तो इस वे के माध्यम से इंडिया से ट्रेड किया जाता था, ट्रांसपोर्ट इस कैनाल के माध्यम से और भी आसान हो गया था। अपना आगे का टॉपिक है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि जो व्यावसायिक संरचना है इंडिया की कैसी थी। ऑक्यूपेशनल मतलब व्यवसाय किस प्रकार का था इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल के दौरान। तो अपन बात करेंगे इंडिया का जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड था डिफरेंट पर्सन्स में, डिफरेंट सेक्टर्स में, इंडस्ट्रीज में। इसमें भी कुछ लिटिल चेंज देखा गया। एग्रीकल्चर सेक्टर में लार्जेस्ट शेयर था वर्कफोर्स का, मतलब 70 से लेके 75% लोग इसी में काम करते थे। मैन्युफैक्चरिंग में 10% और सर्विस सेक्टर में 15 टू 20% लोग काम करते थे। मैन्युफैक्चरिंग में 10% और सर्विसेज में 15 to 20%। इसके अलावा एक अनोदर स्ट्राइकिंग आस्पेक्ट, मतलब एक प्रभावशाली इफेक्टिव आस्पेक्ट ये था कि रीजनल वेरिएशन भी था। मतलब पर्टिकुलर एरिया में जॉब ज़्यादा थे, किसी एरिया में जॉब नहीं थे, कहीं पे इंडस्ट्री डेवलप थी तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था। इसके अलावा जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, जैसे उस टाइम में जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसमें प्रेजेंट के स्टेट कौन कौन से आते थे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, मद्रास प्रेसिडेंसी। इसके अलावा बॉम्बे और बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी, यहाँ पे जो चेंज देखा गया वो ये था, यानी कि मद्रास, बॉम्बे और बंगाल प्रेसिडेंसी में ये देखा गया कि जो वर्कफोर्स डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर के ऊपर वो रिड्यूस होके शिफ्ट हो रही थी कमेंचुरेट, का मतलब होता है इक्वली, यानी कि एग्रीकल्चर से वर्कफोर्स डिपेंडेंस डिक्लाइन होके कमेंचुरेट मतलब इक्वली इंक्रीज हो रही थी किस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। इसके अलावा जो वर्कफोर्स थी वो एग्रीकल्चर में बढ़ रही थी किन स्टेट्स के अंदर, जो उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब में, यहाँ पे अपोजिट था सिस्टम। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ की। कॉलोनियल पीरियड के दौरान यहाँ पर रेलवे, पोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ये सब डेवलप हुआ। इन सब का रियल मोटिव इंडियंस को बेनिफिट प्रोवाइड करना, एम्यूनिटीज मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करना नहीं था, केवल सब सर्व का मतलब आगे बढ़ाना, कॉलोनियल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना था। मतलब ब्रिटिशर्स अपना ही हित चाहते थे। रोड जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स के आने से पहले बनी हुई थी वो सूटेबल नहीं थी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के लिए, व्हीकल्स के लिए। इन्होंने पहले रोड बनाई, और ये रोड इसलिए बनाई गई थी कि ये सर्विस प्रोवाइड करना चाहते थे, मतलब जो अपनी आर्मी है इसको मोबिलाइज करना चाहते थे इंडिया के अंदर। और साथ में रॉ मटेरियल ये ले जाना चाहते थे, ड्राइंग आउट में ले जाना चाहते थे कंट्री साइड से, रूरल एरिया से, नियर रेलवे स्टेशन और पोर्ट एरिया में। और ये सब वो इंग्लैंड भेजते थे, या फिर जो बेनिफिशियल लुक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल, जो फॉरेन प्लेस था या फॉरेन कंट्री था वहाँ पर ये भेजते थे रॉ मटेरियल। इसके अलावा आगे इसमें है कि यहाँ पे अक्यूट शॉर्टेज भी था, ऑल वेदर रोड नहीं थी रूरल एरिया में, और रेनी सीजन में लोग पहुंच नहीं पाते थे। साथ में नेचुरली ये भी है कि ज़्यादातर जो लोग रूरल एरिया में रहते थे उनको इस एरिया में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था, ग्रीवियसली मतलब सीरियसली गंभीरता से वो कष्ट उठाते थे नेचुरल क्लामिटीज़ के दौरान, अकाल के दौरान, जो रोड अवेलेबल ना होने के कारण। ऑल वेदर रोड, पक्की रोड नहीं थी। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने रेलवे इंट्रोड्यूस किया 1850 के अंदर इंडिया के अंदर, और इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इंडियन इकोनॉमी में। रेलवे ने इंडियन की इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को प्रभावित किया टू इम्पोर्टेंट वे से। पहला वे है कि लोगों को इनेबल बना दिया रेलवे ने, वो ट्रेवल करने लग गए,
साथ में लोगों के बीच जो बैरियर बने हुए थे जोग्राफिकल और कल्चरल, वो हट गए। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोग जाते नहीं थे, जंगल थे, जो भी रीजन थे, तो रेलवे के माध्यम से लोग ट्रेवलिंग शुरू हो गई और कल्चर को भी आइडेंटिफाई करने लग गए। साथ में दूसरा जो कंट्रीब्यूशन है कि फोस्टर्ड का मतलब बढ़ावा देना, कॉमर्शियलाइजेशन बढ़ गया इंडियन एग्रीकल्चर में। लेकिन इसका बैड इम्पैक्ट ये हुआ कि सेल्फ सफिशिएंसी जो थी रूरल इकोनॉमी के अंदर, वो कम हो गई। मतलब लोग फूड ग्रेन के बजाय केस क्रॉप फार्मर बोने लग गए, तो अनाज की कमी हो गई और प्राइसेस बढ़ गई। फिर है इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो अनडाउटेडली मतलब निस्संदेह बढ़ गया रेलवे के कारण, लेकिन इसके बेनिफिट जो थे वो यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाए, ब्रिटिशर्स को इसके बेनिफिट मिले। इस पिक्चर में आप देख रहे हो फर्स्ट रेलवे ब्रिज जो जोड़ता है बॉम्बे से थाने को, ये बना था 1854 में। अब अपन बात करें सोशल बेनिफिट की, तो रेलवे के इंट्रोडक्शन से जो सोशल बेनिफिट मिले उसके अपोजिट जो नुकसान हुआ, इकोनॉमिक ह्यूज इकोनॉमिक लॉस की बात करें तो वो ज़्यादा था, आउटवेटेड था, मतलब उसका बर्डन ज़्यादा था। रेलवे के कारण जो बेनिफिट थे उसके बजाय जो इंडियन इकोनॉमी को लॉस हुआ वो ज़्यादा था। यानी कि लॉस क्या हुआ कि यहाँ से रॉ मटेरियल ब्रिटिश फॉरेन में जाता था, इंडियन फार्मर थे वो केस क्रॉप ज़्यादा बोने लग गए फूड ग्रेन के बजाय, जिससे अनाज की कमी हो गई, पॉवर्टी बढ़ गई, भुखमरी, मतलब यहाँ पे लोगों को अनाज अवेलेबल नहीं हुआ, हाई प्राइसेस उनको पे करनी पड़ी, तो ये नुकसान भी हुआ। आगे अपन इसमें बात करें कि रेलवे और रोड डेवलपमेंट के साथ साथ कॉलोनियल जो डिस्पेंसन मतलब सिस्टम है, उसने और भी कई मेजर्स और भी कई डिसीजन लिए। उन्होंने इनलैंड ट्रेड और सी लेन को भी डेवलप किया, यानी कि कंट्री के अंदर ही ट्रेड को डेवलप किया। साथ में सी लेन जैसे कैनाल वगैरह बनाई उन्होंने शिप ऑपरेट करने के लिए, लेकिन ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, ये बेनिफिशियल नहीं थी इंडिया के लिए। जो इनलैंड वाटरवे डेवलप किया गया वो भी अनइकोनॉमिकल रहा, मतलब नॉन प्रॉफिटेबल रहा। जैसे कोस्ट कैनाल बनाई गई थी उड़ीसा कोस्ट पर, और ये कैनाल के अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा लगा था, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगी थी, गवर्नमेंट के एक्सचेकर से खजाने से बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ था। और ये कैनाल फेल हो गई, रेलवे का कंपटीशन नहीं कर पाई रेलवे के साथ, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही इस एरिया के अंदर ट्रावर्स का मतलब गुजरना, यहाँ से रेलवे ट्रैक गुजार दी गई या रेलवे ट्रैक एस्टेब्लिश कर दी गई इसी उड़ीसा कोस्ट के पैरेलल, इसी कैनाल के पैरेलल, जिस कारण से इस कैनाल का यूज नहीं हुआ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था शिप ऑपरेट करने में, और रेलवे के माध्यम से इजीली ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था। तो बाद में इस कैनाल को एबंदन कर दिया गया, मतलब त्याग दिया गया। इसके साथ साथ इंडिया के अंदर एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ भी डेवलप हुआ, जैसे टेलीग्राफ सिस्टम कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे डेवलप हुआ, लेकिन ये यूज होता था केवल लॉ एंड ऑर्डर को, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही। साथ में जो पोस्टल सर्विस थी वो भी जैसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल थी पोस्टल सर्विस, लेकिन ये जो पोस्टल सर्विस थी ये अवेलेबल नहीं थी, इनएडिकेट थी, ये पर्याप्त थी। आगे अपन इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल चैप्टर 8 में स्टडी करेंगे। आप इसमें डायग्राम में देख रहे हो कि जो टाटा एयरलाइन है ये डिवीजन है, ब्रांच है टाटा एंड सन जो कंपनी है इसकी। ये टाटा एयरलाइन शुरू हुई थी 1932 में, इसका इनोग्रेटिंग उद्घाटन हुआ था एविएशन सेक्टर में, एयरलाइन सेक्टर के अंदर। अब बात करें अपन इसके कंक्लूजन की, तो सबसे पहले इसमें कि इंडिया जब आज़ाद हुआ ब्रिटिश रूल से, तो यहाँ पे लगभग ब्रिटिशर्स ने 2 सेंचुरीज तक, 200 साल तक, 200 ईयर्स तक जो शासन किया था, इसका इम्पेक्ट इंडिया की इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा था। एग्रीकल्चर जो सेक्टर था उसके अंदर सेटल्ड का मतलब एक बोझ बना हुआ था या बर्डन था सरप्लस लेबर का, साथ में लो प्रोडक्टिविटी थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत ज़्यादा नीड थी मॉडर्नाइजेशन की और डाइवर्सिफिकेशन की, मतलब डिफरेंट वेराइटी के प्रोडक्ट बनाने की, कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत थी, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत थी। फॉरेन जो ट्रेड था इंडिया का वो तो ओरिएंटेड था, मतलब आधारित था केवल
ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, ब्रिटेन में जो कम इंडस्ट्री बन रही थी उन्हीं की नीड को ही पूरा कर रहा था फॉरेन ट्रेड। तो साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी थी जिनमें रेलवे नेटवर्क, इसको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत थी, एक्सपेंड करने की ज़रूरत थी। साथ में पब्लिक ओरिएंटेशन बनाने की ज़रूरत थी, मतलब जनहित के लिए जन आधारित ये रेलवे डेवलप करने की ज़रूरत थी। साथ में यहाँ पे प्रिविलेंस का मतलब प्रचलन, रामपंथ का मतलब अनकंट्रोलेबल पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा था। तो लोगों के हित के लिए, वेलफेयर ओरिएंटेशन के मतलब जनहित के लिए यहाँ पे पॉलिसी बनाने की ज़रूरत थी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। नट सेल का मतलब शॉर्ट में अगर कहें तो सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस इंडियन इकोनॉमी के सामने बहुत ज़्यादा थे। ये अपना चैप्टर कंप्लीट।